हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। मैं और हमारी बाकी की फैकल्टीज आपको प्रिपेयर करा रही थी एमपी कांस्टेबल 2026 के लिए। अब की बारी वर्दी हमारा संकल्प है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बार हम कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर हमारे चैनल पर कंप्लीट लेक्चर फ्री में हम उन्हें प्रोवाइड करवाएं, कंप्लीट फ्री बैच प्रोवाइड करवाएं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम हर वीडियो में स्टार्टिंग में देते हैं, ताकि जो भी नए बच्चे हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा संदर्भ पता चले कि क्या लेक्चर होने वाला है, किस बारे में, और आप क्या पढ़ने वाले हैं हमारे साथ। तो अब की बारी वर्दी हमारी के तहत एमपी कांस्टेबल 2026 का जो एग्जाम है वो इस ईयर के एंड में होने की संभावना है। हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ। इस कारण हम आपको कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर फ्री देंगे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर वीएस क्लासेस ऑनलाइन पर। वीकली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस भी होंगी, और क्योंकि यूट्यूब पर फ्री बैच रहेगा तो रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा आपके पास। आप जब भी पढ़ना चाहते हैं आप लेक्चर देख सकते हैं। मैं एक चीज आपको बोलूंगी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि फ्री में आपको पूरा सिलेबस मिल जाना किसी भी एक विषय पर या परीक्षा से जुड़ा हुआ, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बड़े बड़े कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसे में मिलते हैं और फ्री में मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आप ये चीज बाकी लोगों को भी शेयर करिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको 2 क्यूआर कोड दिख रहे हैं। एक जो क्यूआर कोड है वो हमारी टेलीग्राम चैनल का है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली पेज में बताया कि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, जब आप इसे स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है, वहां पर आप हमसे जिस भी लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको वहां पर हम दे देंगे, आप हमसे बोलेंगे तो। ये हमारे इंस्टाग्राम का पेज का क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर रील सेक्शन में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो जुड़ी होंगी जियो पॉलिटिकल इश्यूज से, आपके पॉलिटिकल इश्यूज से, आपके देश में जो भी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में, कुछ बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में, कोई नई नियुक्ति हो रही है, कोई नया बदलाव हो रहा है, हर कुछ के बारे में आपको बहुत ही कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको इंस्टाग्राम में हमारे पेज पर मिल जाएगी। अब जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आपको स्क्रीन पर कांटेक्ट दिख रहा होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर ऑफलाइन जुड़ने के लिए, या तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं या जो भी बच्चे ऑनलाइन अभी हमें देख पा रहे हैं, उन्हें भी अगर कुछ क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये ऑफलाइन के लिए हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन किन चीजों से जुड़ना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आज हमारा लेक्चर 10 है। ठीक है, लेक्चर 10 है हमारा और पार्ट 4। इसके पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके के तहत आपको मैंने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया है, और सारे जो भी कृषि हो गए, चिकित्सा हो गए, विज्ञान हो गए, इन सारे जो संधान है, अनुसंधान संस्थान है, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और आज ये उसका लास्ट लेक्चर है। क्योंकि इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी इस लेक्चर के बाद, ठीक है, पार्ट 4 के बाद जो आपको पार्ट 5 मिलेगा लेक्चर, वो आपका मैराथन क्लास होगा, जिसमें आपको पूरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मैंने पढ़ाए हैं वो पूरा 1 शॉट में आपको क्लियर करवाया जाएगा। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे उससे वो भी कराया जाएगा। तो आज की लेक्चर देखिए, डिटेल में पढ़ाया जाएगा और फिर 1 शॉट में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब इसका भी बहुत सारा जो इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें मेनली हमने 3 पढ़ लिए थे। सबसे ज्यादा पर्यावरण से जुड़े हुए जो अनुसंधान संस्थान हैं वो देहरादून में पाए जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।
भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था इसके पहले वाले पार्ट में। आज हमें कंप्लीट करना है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। फिर जोधपुर राजस्थान में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, कजरी जिसको बोलते हैं, उसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर आखिरी बच जाता है नागपुर महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो आज के लेक्चर में कवर होने वाले हैं। अब एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। हमने भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कब इनकी शुरुआत हुई थी, स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, महानिदेशक कौन है, इनकी हालिया उपलब्धि और इनके जो कोर फंक्शंस है वो मैंने बता दिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक पैरामीटर तय किया था कि आप जंगल किसे बुला सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर इनके द्वारा पत्रिकाएं जारी की जाती हैं ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में, जिसमें मैंने आपको सबसे बड़ा फन फैक्ट ये बताया था कि ये जो बिल्डिंग है, ये इसे नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी ईंटें होती हैं, उन ईंट से इस इमारत को तैयार किया गया है। ठीक है, और इसकी जो प्रणाली है वो बहुत ज्यादा अलग यानी ग्रीको रोमन प्रणाली में बना हुआ है। और तीसरा सबसे फन फैक्ट ये था कि ये इमारत इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें अभी लेटेस्ट आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा, सारे बच्चों ने देखा ही होगा, वो उस फिल्म की शूटिंग तक यहाँ पर हुई है। तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी बहुत ज्यादा प्रचलित है ये संस्थान। तीसरा जो अनुसंधान संस्थान हमने पढ़ा था देहरादून का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, देहरादून में है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, और जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उन्हें बचाने की तरफ ये संस्थान पूरी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमने ये भी देखा था कि मध्य प्रदेश में जो चीता लाए गए थे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, उन चीतास हैं उनकी जो वैज्ञानिक देख रेख है वो इसी संस्थान के द्वारा की जा रही है। ये पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप हो गया। आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को कंप्लीटली शुरू करते हैं। आज का जो पहला और इस टॉपिक का चौथा जो संस्थान है वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी फुल फॉर्म लिख देती हूं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये आज का पहला टॉपिक है, जिसमें हम इसकी स्थापना जानेंगे, मुख्यालय कहाँ है, इनका प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है। फ्रेश पेज ले लेते हैं। चलिए, तो क्या क्या चीजें जानना है इसमें हमें, जो चीजें लिखी हुई है पहले उसको जानते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1958 में इस संस्थान की स्थापना कर दी गई थी। मुख्यालय कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके निदेशक है डॉक्टर वेंकट मोहन, और पुराना नाम है इसका केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। पुराना नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और स्थापना कब हुई ये पूरी सूची बना लीजिएगा। अब ये जो संस्थान के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसे नीरी बोला जाता है, उसका सबसे बड़ा कार्य क्या है, सबसे प्रमुख कार्य की यदि बात करते हैं तो जो भी पर्यावरण से जुड़े जो प्रदूषण हो रहे हैं उसकी रोकथाम पर काम करने वाला, क्या बोला मैंने, पर्यावरण प्रदूषण पर काम करने वाले संस्थानों में
में प्रमुख। जो भी आप इसके मुख्य कार्यों की यदि बात करें तो क्या कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषण पर ये रोकथाम करने की तकनीक विकसित करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो भी कंस्ट्रक्शन होने जा रहे हैं आपके देश में, जो भी बांध बनेगी, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा, कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी, कोई ब्रिज बनाया जाएगा, कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है, उन सारी चीजों के बनने से हमारे एनवायरनमेंट को क्या असर पड़ेगा, इस चीज पर फोकस करता है ये संस्थान। और उसके ड्रॉबैक के बारे में हमें बताता है कि इन केस अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है तो उसका ड्रॉबैक हमें क्या झेलना पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, ठीक है। ये हमने बता दिया। कोई भी कंस्ट्रक्शन यदि होता है तो उसके क्या करेगा, ड्रॉबैक ही बता देगा हमें। अगर इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो कहाँ कहाँ है, क्षेत्रीय केंद्र कह लीजिए, क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है, और चेन्नई। ये इनके क्षेत्रीय कार्यालयों की लिस्ट है। यानी एक जो प्रमुख केंद्र है वो कार्य कहाँ कर रहा है, वो महाराष्ट्र में तो कर ही रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र भी चलिए ऐड कर लीजिए, महाराष्ट्र मुंबई कंप्लीट तो हो ही गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र में काम कर ही रहा है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो इन 4 जगहों पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो पहला सबसे प्रमुख कार्य मैंने बताया कि पर्यावरण के बारे में ये काम करता है। दूसरा, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है तो उसके ड्रॉबैक के बारे में बताता है कि हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या कार्य करता है ये संस्थान, और क्या मुख्य कार्य है, एक सबसे बड़ा इनका जो कोर फंक्शन या उपलब्धि कह लीजिए, 2 प्रमुख उपलब्धियां हैं। पहला, वाटर क्वालिटी चेक, दूसरा वायु, बताती हूं क्या है ये, और तीसरा ग्रीन क्रैकर। सबसे पहले मैंने लिखा है वाटर क्वालिटी चेक। अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में जो भी पानी सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी शुद्धता चेक करने के लिए इसने एक बहुत सस्ती किट बनाई है, और ये चेक करने का भी काम करता है ये संस्थान। नीरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक काम हमने ये पढ़ा, दूसरे इनके कार्यों में हमने ये पढ़ लिया, ये क्षेत्रीय कार्यालय की बात हो गई। दूसरा क्या लिखा है मैंने, वायु। वायु का मतलब क्या है, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, यानी ये क्या है, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां पर बहुत सारे वाहन चलते हैं एक समय पर, एक ही दिन में, अब वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली की कंडीशन हम सब जान रहे हैं क्या AQI का स्थिति है। तो उस जगह के लिए इस संस्थान ने, नीरी ने, वायु नामक एक उपकरण बनाया विच स्टैंड्स फॉर विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, जिसे दिल्ली के चौराहों पर लगाया जाएगा। और ये क्या करेगा, चौराहों पर या सड़कों पर होने वाले जो भी प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, उसको सोख लेगा। और ये प्रोजेक्ट बनाया गया है नीरी के द्वारा। समझ आया। फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती हैं, नॉइस पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं लोगों को, एस्थमा पेशेंट को या हार्ट पेशेंट हो, उनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। इस चीज के मद्देनजर इस संस्थान ने क्या किया है, ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखे का फॉर्मूला तैयार किया है, फॉर्मूला तैयार किया है। और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो ग्रीन क्रैकर्स बना रही हैं, जिससे बहुत ज्यादा जो है पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो ये उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धि और उनके कोर फंक्शंस थे जो हमें जानना प्रमुख था। अब इसमें कुछ और चीजें रह जाती हैं। आपने स्थापना देख ली, मुख्यालय देख लिया, निदेशक देख लिया, पुराना नाम देख लिया। जल आपूर्ति का भी काम करता है। मैंने आपको बताया कि ये
जो पानी है उसकी शुद्धता मापने का काम करता है, सीवेज डिस्पोजल पर फोकस करता है और पोल्यूशन कंट्रोल पर फोकस करता है। जो भी औद्योगिक प्रदूषण होते हैं उसके नियंत्रण पर काम करता है। मैंने आपको बहुत सारे कोर फंक्शंस बताए, उनके अलावा ये भी कुछ उनके कोर फंक्शंस हैं, यानी किसके, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के। हालिया उपलब्धि की बात करें तो ई कचरा केयर इन्होंने शुरू किया है। नीरी ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन हेतु ई वेस्ट केयर संसाधन किट लॉन्च की है। ठीक है, ये हमारा कौन सा आज का पहला जो संस्थान था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको क्विक रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी मैं। अब आज का दूसरा संस्थान है और इस लेक्चर का 5वां है कजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नाम से ही समझिए ये स्थित कहाँ है, ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। स्थापना इसकी 1959 में हुई थी। ठीक है, निदेशक है इसके डॉक्टर HS जाट। अब ये जो संस्थान है इसमें नाम में आपको दिख रहा होगा शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी जो भी सूखा इलाका है, शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस चीज के लिए। वहां पर हम ऐसे पौधे, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल लगाएं जो कम सिंचाई या कम वाटर सप्लाई मांगे और वो ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन भी हो लेकिन वो पानी कम मांगे, क्योंकि शुष्क इलाके की हम बात कर रहे हैं, सूखे इलाके की बात कर रहे हैं। इस संस्थान के इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो 1952 में मरुवनीकरण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे शुरुआत की गई थी इसकी। जब इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1959 में। अभी आप देख रहे हैं 1959 में इसका नाम बदला गया था। ये संस्थान कार्य कब से कर रही है, 1952 से कर रही है, लेकिन तब इसका नाम कुछ और था, लेकिन बाद में इसे अनुसंधान संस्थान में बदला गया। पहले ये एक केंद्र के रूप में कार्य करती थी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसे 1959 में बदला गया। तो ये एक आपने हिस्ट्री जानी। दूसरा, कजरी के रूप में पूर्ण स्थापना 1959 में हुई, अभी मैंने बताया। अब इस संस्थान के प्रमुख कार्यों की यदि बात करें तो रेगिस्तानी इलाकों में मरुस्थलीकरण यानी डिसर्टिफिकेशन के प्रसार को रोकने हेतु, यानी जो सूखा फैलते जाता है और जो उपज है वो कम होते जाती है, उस पर फोकस करता है और उसके उपाय निकालता है कि किस तरीके से सूखे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाई जाएं जो कम पानी मांगे। ठीक है, ये इनके पहले कार्य हो गए। दूसरा कार्य देखेंगे तो शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के प्रचार प्रसार पर काम करता है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, और जल संरक्षण की नवीन तकनीकों पर, यानी कम, वही मैंने आपको बोला, कम पानी का इस्तेमाल करके फार्मिंग किस तरीके से करना है, इस चीज पर फोकस करता है। और ये बताते हुए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि संस्थान ने कजरी ऐप एक लॉन्च किया, और ये क्या करता है, जो भी किसान भाई बहन हैं उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है, उन्हें सुझाव देता है किस बारे में, कि आप कैसे ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किन तरीकों से किया जाता है, ये सारी चीजें इस ऐप के थ्रू बताई जाती है। और जो भी लेटेस्ट टेक्निक है उन पर शोध करता है। ये आज का 5वां संस्थान है। अब इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि कजरी कहाँ स्थित है। तो कजरी कहाँ स्थित है, सूखे इलाके की बात हो रही है तो राजस्थान में जोधपुर। अब आज के आखिरी संस्थान की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख देती हूं। ये आज का आखिरी हमारा संस्थान है जिसमें बहुत कम चीजें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हिमालय क्षेत्रों
कि वन पारिस्थितिकी यानी फॉरेस्ट इकोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा गहन विचार करता है और शोध करता है। वहां किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, वहां की लकड़ियां किस प्रकार की होती हैं, किस कार्य आ सकती हैं, इन सारी बातों पर इस संस्थान का फोकस रहता है। और ठंडे रेगिस्तान यानी जो कूल डेजर्ट हैं जैसे लद्दाख वगैरह, वहां के पौधों और वनस्पतियों का विशेष अध्ययन करता है ये संस्थान। किसकी बात कर रहे हैं? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। अभी आप सिर्फ संस्थान को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि पहले हमने देहरादून के 3 पढ़े, फिर राजस्थान का पढ़ा, फिर हम अभी किसका पढ़ रहे हैं? शिमला हिमाचल प्रदेश का। लेकिन अभी सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि कौन सा संस्थान किस सीक्वेंस में आया था या बना था या बनाया गया था। ठीक है, तो ये इनके कार्यों के बारे में बात हो गई। स्थापना 1977 में हुई थी और मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ये प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते थे, जिसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं लास्ट कुछ हमारा रिवीजन है उसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सर्कल्ड है, हमने जो पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था देहरादून का। आज क्या हमने पढ़ा है? नीरी के बारे में पढ़ा, जो 1958 में बना, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नागपुर में है, जिसका मुख्य फोकस क्या होता है? जलापूर्ति, ई कचरा का मैनेजमेंट करना और औद्योगिक प्रदूषण को कंट्रोल करना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसको कंट्रोल करना। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नागपुर में है, 1958 में बना था। फिर कजरी हमने देखा, 1959 में बनाया गया था। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। और ये डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण नियंत्रण करता है। ठीक है, और ठंडे रेगिस्तान में किस तरीके से उपज हो, ठीक है, किस तरीके के पौधे पाए जाते हैं, उन सारी चीजों पर ये रिसर्च करता है। फिर हमने HFRI हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन पढ़ा, जिसकी स्थापना कब हुई? 1977 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है, जिसका कार्य क्या है कि हिमालय पारिस्थितिकी और ठंडे रेगिस्तान के बारे में बात करना। फिर FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। 1981 में स्थापना हुई थी और हर 2 वर्ष में ये क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है अपनी, और सैटेलाइट का यूज करके कितना फॉरेस्ट कवर है उसको बताता है, और जंगलों में आग लगने की जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंचे वहां के स्थानीय गार्ड्स को, उसके लिए इन्होंने एक ऐप डेवलप किया था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना था, जिसमें WII पहले था और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी देहरादून में स्थित है, जो क्या करता है? वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पर फोकस करता है। ये परीक्षा के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में बात हो गई, जो कि MP कांस्टेबल एज वेल एज बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक देख लीजिए। देहरादून के 3 संस्थानों को याद करने की शानदार ट्रिक क्या है? देहरादून में वन यानी FRI का सर्वे यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कर वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन को बचाया जा सकता है। FRI 1906 में बना था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में बना था और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन 1982 में बना था। अब जो 1 लाइन करंट अफेयर्स की समरी अगर देखें तो नासा मोडिस सेंसर का उपयोग कौन सा संस्थान कर रहा था, और इस जो सेंसर है इसका यूज करके क्या पता लगाया जा रहा था? फॉरेस्ट फायर के बारे में पता लगाया जा रहा था, और ये सेंसर का उपयोग फॉरेस्ट फायर के लिए किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर ई वेस्ट, ये हमने आज ही पढ़ा है। ई वेस्ट केयर किट जनवरी 2026, अभी एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जनवरी 2026 में ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए किस संस्थान ने क्या लॉन्च किया था? नीरी ने एक ऐप लॉन्च किया था। नीरी हमने आज पढ़ा है,
ठीक है। फिर डुगोंग समुद्री गाय रिपोर्ट किसने पेश की थी? डुगोंग एक नई समुद्री गाय है, उसके ऊपर एक संस्थान ने रिसर्च किया था और वो रिपोर्ट किस संस्थान ने पेश की थी? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन तमिलनाडु में है जो, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी। ये स्मार्ट मेमोरी ट्रिक्स और करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर में जनवरी 2026 में एक किट लॉन्च हुई और याद करने की ट्रिक हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग भी, जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR कितने वर्षों में जारी की जाती है? जो रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट का सर्वे करता है, ठीक है, कितने ग्रीन कवर हैं, कहां तक फैले हुए हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं ज्यादा है ग्रीन क्रैकर। ये सारी चीजें इस पर रिपोर्ट ने क्या किया है, आप सभी जारी की जाती है, किस वर्ष में कितने पोल्यूटेड जारी की जाती है ISFR के द्वारा, ये बताना है आपको। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, किस संस्थान की मुख्य इमारत ग्रीको रोमन शैली में बनी है और राष्ट्रीय विरासत है? ये मैंने वीडियो के अभी स्टार्टिंग में रिकैप देते वक्त बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया था। क्या पूछ रहा है? ग्रीको रोमन एक शैली है, उस शैली पर एक इमारत बनी हुई है जिसे नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है वो आपको लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो किसकी विरासत है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल है, हाल ही में जनवरी 2026 में ई कचरा केयर किट किसने लॉन्च की थी? ये आप बताएंगे कौन से संस्थान ने किट लॉन्च की थी। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया है अभी लेक्चर में कि जब आप ये नाम देखेंगे, इस नाम पर फोकस करेंगे तो आपको केवल एक ही जगह का नाम आना चाहिए, वो नाम कौन सा है बताएंगे आप कमेंट में। पांचवा और आखिरी सवाल है, तमिलनाडु में डुगोंग जो एक समुद्री गाय है, उसके संरक्षण पर हालिया रिपोर्ट किस संस्थान ने पेश की है? इसके साथ साथ यदि आपको ये याद हो कि कब पेश की है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो ये कुछ आज का सवाल था और आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। अब इसके साथ साथ हमारा कृषि, पशुपालन, सुरक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, इन कुछ प्रमुख विषयों के जो इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो अपने फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। और इसके बारे में हमने स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, निदेशक या महानिदेशक कौन है, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, नाम कब बदला गया, कोर फंक्शंस क्या है, हालिया उपलब्धि क्या है, ये सब कुछ हमने कवर किया है। वन लाइनर फैक्ट के साथ साथ डिटेल में जो करंट अफेयर्स भी ऐड हुए हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब वन शॉट वीडियो आपको बहुत जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो वन शॉट वीडियो भी देखिए और डिटेल वाली भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वन शॉट में मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें एक लेक्चर में, मैराथन की तरह। लेकिन डिटेल आपको जानने के लिए सारे लेक्चर्स को अलग अलग पार्ट्स में देखना होगा, जिसकी प्लेलिस्ट आपको वीएस क्लासेस की चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर स्टैटिक जीके मैं भारत के संदर्भ में डील कर रही हूँ। आपको एक और मैम हमारे चैनल पर दिखेंगी जो मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके है वो डील करेंगी। MP कांस्टेबल में और भी जो सारे सिलेबस हैं, चैप्टर्स हैं, वो भी आपको कवर्ड होते हुए दिख रहे हैं हमारे चैनल पे। तो धीरे धीरे वीडियोस को देखिए, पढ़ते रहिए, समय काफी है। तो अब की बारी वर्दी हमारी में हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी बच्चे जुड़े हैं उनका एग्जाम क्लियर हो जाए और 2026 में हमारे पास ऐसे बच्चे आए जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया हो। इसी के साथ आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।